क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ 5 में हार्दिक स्वागत है। तो आज के कक्षा में हम लोग दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहला तो है वियोजन अभिक्रिया, जो प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका कुछ पार्ट्स बचा हुआ है। और दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जहां पे एक शक्तिशाली धातु दूसरे कम शक्तिशाली धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम डिटेल से यानी कि विस्तार से आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं हूं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट बीच पे। तो इसी बात पे चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का लेसन है यानी कि आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इंग्लिश में, और दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया का सिर्फ एक रिएक्शन आपका प्रीवियस क्लास में बच गया था, उसको डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस क्लास में कुछ हम क्वेश्चंस दिए थे आपको, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको अच्छे से बनाने की कोशिश किए होंगे, और अगर नहीं भी अटेम्प्ट किए हो तो अभी आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन था, एक छात्र ने प्लास्टिक के मग में जल भरकर उसमें कुछ बूंदे पतले सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाई, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लगाकर 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, कुछ समय बाद दोनों इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले दिखाई दिए। ये प्रश्न है आपका। तो इसमें ये केस बेस्ड प्रश्न है। तो इसका क्वेश्चन है कि इस प्रयोग में अम्ल क्यों मिलाया गया, जब पानी था ही। तो इस प्रयोग में बोल रहा है जो मग में जल तो भरा ही था, तो इसमें हम पतले सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों मिलाया गया, पहला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है पतला सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि उसको मिलाने से विद्युत की चालक बढ़ जाती है। देखो, जल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें विद्युत पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। इसीलिए विद्युत को पास कराने के लिए हमें थोड़ी सी पतली सल्फ्यूरिक एसिड डालनी होती है, क्योंकि उसमें आयंस होता है। तो जैसे ही हम थोड़ी सी पतली सल्फ्यूरिक एसिड जल में मिलाएंगे तो उसकी विद्युत चालक बढ़ जाएगी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट करेगी, यानी कि विद्युत चालक बढ़ जाएगी। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, पतला सल्फ्यूरिक एसिड जल में मिलाते हैं। पढ़ लो इसको, पतला सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जल की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, ताकि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड पर कौन सी गैस एकत्र होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कैथोड जो होती है, जो मग में आप 2 रॉड डाले, एक एनोड एक कैथोड, तो कैथोड पे कौन सी गैस एकत्र होती है। तो देखो, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस एकत्र होती है। क्यों? क्योंकि कैथोड जो है वो आपका ऋणात्मक है। क्या चार्ज वाला है? ऋणात्मक है। और हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस किस पे होगी? कैथोड पे जमा होगी। ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, एनोड पर कौन सी गैस एकत्र होती है। अब कैथोड का क्लियर हो गया, तो एनोड पे कौन सी गैस होती है, तो बची खुची जो गैस है वो एनोड पे होगी। जैसे कि हाइड्रोजन वाटर का, जल का हो रहा है, विद्युतकरण किसका हो रहा है, कौन चीज टूट रहा है, जल टूट रहा है। तो हाइड्रोजन कैथोड पे गई तो ऑक्सीजन एनोड पे जाएगी। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि एनोड जो होता है धनात्मक होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, दोनों गैसों का आयतन अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि जब दोनों टूटेगा, 2 गैस हुए, जल जो है 2 चीज से मिलता है, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जब ये दोनों टूटेगा, ठीक है, तो बोल रहा है कि इस दोनों का जो टूटने का अनुपात होगा, रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो क्या होगा, किस अनुपात में वो टूटेगा। तो कभी भी दोनों बराबर अनुपात में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही देख लो, इसका जो सूत्र होता है जल का, H2O होता है, जहां पे 2 हाइड्रोजन अणु है और 1 ऑक्सीजन अणु है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का भाग है, 1 ऑक्सीजन का भाग है। तो जब 2 हाइड्रोजन का भाग है तो वो डबल मात्रा में जमा होगी, और ऑक्सीजन का 1 ही भाग है तो वो सिंगल मात्रा में जमा होगी। इसीलिए इसका अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन 2:1। ठीक है, जब भी वो टूट करके जमा होगा तो 2:1 पे होगा, क्योंकि इसका सूत्र है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन का भाग 1 ऑक्सीजन का भाग, यानी कि 2 हाइड्रोजन का अणु और 1 ऑक्सीजन अणु। ठीक है,
तो इसीलिए ये 2:1 के रेशियो में जमा होगा, अनुपात में जमा होगा। ठीक है, क्लियर है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? अब ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। अभी इतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े, ये अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन सिर्फ अपघटन अभिक्रिया नहीं है। किस तरह की अपघटन अभिक्रिया है? विद्युत वाली, क्योंकि हम इसको तोड़ने के लिए किस चीज का एनर्जी, कौन से एनर्जी का इस्तेमाल किए? विद्युत एनर्जी का इस्तेमाल किए। इसीलिए ये क्या हुआ? विद्युत अपघटन अभिक्रिया हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, यह भी एक तरह का अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि हम लोग 3 तरह के अपघटन अभिक्रिया पढ़ चुके थे। एक विद्युत वाली थी, एक हीट थी, एक लाइट थी। ठीक है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सूर्य के प्रकाश से और विद्युत से और एक लाइट से। ठीक है, 3 तरह की अपघटन है, अपघटन मतलब अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी वाली है? विद्युत वाली है। तो क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर है, सब चीज क्लियर है कि क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये हम आपको प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में इसको डिटेल से फिगर के साथ आपको बता चुके थे। ये क्वेश्चन दिए थे, उसी का ये डिटेल से आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब दूसरा है आपका क्रियाकलाप 1.8, यानी कि ये जो बचा हुआ आपका रिएक्शंस प्रीवियस क्लास में, इसको क्वेश्चन में हम आपको आंसर दे चुके थे, लेकिन फिर भी इसको अभी विस्तार से समझ लीजिए। ठीक है, ये सूर्य प्रकाश के प्रभाव से सिल्वर क्लोराइड का अपघटन, यानी कि सफेदी की स्टोरी एक तरह से समझ लो। ठीक है, इसमें क्या है कि जब लाइट मतलब प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से कोई यौगिक टूटकर सरल पदार्थ में बदल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अपघटन, यानी कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसको प्रयोग के रूप में कैसे हम एक्सपेरिमेंट इसका कैसे करें? ठीक है, तो पहले आप एक चाइना डिश ले लो, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, दूसरा है आप इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो। सिल्वर क्लोराइड एक्चुअली में व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जो बिल्कुल नमक की तरह दिखता है। ठीक है, तो चाइना डिश लिए, इसमें सिल्वर क्लोराइड पाउडर ले लिए, जो व्हाइट कलर के नमक जैसा दिखता है। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड जो हम चाइना डिश में लिए हैं, उसको क्या करना है? आपको धूप में रखना है, जहां भी धूप उसमें पड़ रही है, सूर्य की प्रकाश जहां पे भी आ रही है, उस जगह रखना है। ठीक है, अब उसको आप रख करके थोड़ी देर खुले में मतलब छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे कि उसका कलर धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब वो अब उजला से, सफेद से सिल्वर ग्रे कलर का हो रहा है। मतलब वो अपना कलर छोड़ रहा है, वो ग्रे कलर का, मतलब स्लेटी ग्रे कलर का कलर छोड़ता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही उस सिल्वर क्लोराइड पे, जो कि एक व्हाइट कलर का सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ था, व्हाइट कलर का नमक जैसा ठोस पदार्थ था, जैसे ही उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। प्रकाश के पड़ने से ही वो क्या होगा? टूट जाएगा, और टूट करके क्या बनेगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यही सिल्वर की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, यह रंग परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। और यह किस तरह का अभिक्रिया है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि प्रकाश वाला अवलोकन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखे, तो वो क्या हुआ? वो टूट गया। टूट करके क्या बना? सिल्वर और क्लोरीन गैस बना। क्लोरीन गैस बना तो वो निकल गया, और सिल्वर जो बना उसकी वजह से ही वो सफेद कलर जो है वो ग्रे कलर में दिखने लगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पुराने जमाने में जो फोटो खींचा जाता था ना, यही कॉन्सेप्ट से खींचा जाता था। मतलब इसी की परत लगी रहती थी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड की परत लगी रहती थी। तो जहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ती थी, जो फिल्मों में चलता था रील्स, तो जहां पे लाइट ज्यादा पड़ी तो वहां पे गहरा प्रभाव छोड़ा, सिल्वर बना। ठीक है, सिल्वर बना तो वो गहरा प्रभाव छोड़ा, और जहां पे कम लाइट पड़ा, जैसे जहां पे कम लाइट पड़ा तो वहां पे कम मतलब हल्का थोड़ा सा कलर ग्रे कलर का आया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में फिल्म में यूज की जाती थी। अब इसी को दूसरा रिएक्शंस के तहत देखिए, एक तो सिल्वर क्लोराइड था और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी उसी में यूज करते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब आप ऊर्जा प्रदान करोगे, यानी कि सन की ऊर्जा प्रदान मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तो क्या होगा? वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है,
जिसकी वजह से ये ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा। ये सिल्वर ब्रोमीन जो होता है हल्का पीला कलर का होता है, एकदम हल्का पीला कलर का होता है, बिल्कुल ऐसा। जब इसमें सूरज की किरण पड़ेगी, सूरज का प्रकाश इस तरह से पड़ेगा तो ये चूंकि टूट जाएगा दो पार्ट में, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगी और ये सिल्वर कलर की वजह से इसका जो कलर हो जाएगा ऐसा ब्राउन कलर का हो जाएगा, पीला कलर से सिल्वर ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। यही सिद्धांत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता था। जो पुराने जमाने में श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता था ना, उसमें यही चीज यूज किया जाता था, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखो सॉरी जो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन आपको दिए थे उससे इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था। उसमें था कि सिल्वर ब्रोमीन के अपघटन से कौन सा धातु और कौन सी गैस बनती है। ये क्वेश्चन पूछे थे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सिल्वर ब्रोमीन जब के अपघटन से कौन सा धातु और कौन सी गैस बनती है। तो अब आप देख सकते हो सिल्वर ब्रोमीन जब हम सनलाइट उसमें पड़ेगी तो कौन सा धातु बनेगा, सिल्वर बनेगा, और कौन सी गैस बनेगी, ब्रोमीन गैस बनेगी। तो सिंपल है, तो जब इसका अपघटन होगा तो ये सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन बनेगी। तो इसका इक्वेशन ये है, सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉलिड फॉर्म में मतलब ठोस फॉर्म में रहता है और किस कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। जब इस पे प्रकाश पड़ती है तो ये किस में टूट जाता है, सिल्वर में टूट जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में मतलब ठोस फॉर्म में होती है, और ब्रोमीन में टूट जाता है जो कि गैसियस फॉर्म में होती है। तो गैस तो निकल जाती है और क्या बच जाता है, सिल्वर, जिसका वो छाप छूटा रहता है। आपको जो ये फिल्म में श्याम श्वेत फोटोग्राफी में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछे थे कि सिल्वर ब्रोमाइड को अंधेरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, हालांकि अलग अलग है मतलब, लेकिन उसी उतने का है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को अंधेरे रंग की बोतल में क्यों रखते हैं। तो सिंपल है भाई, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप अंधेरे रंग की बोतल में नहीं रखोगे तो वो प्रकाश के पड़ने से ही टूटना शुरू हो जाता है ना। जैसे उसमें सनलाइट पड़ेगा यानी कि धूप का प्रकाश, धूप पड़ेगी उसमें, तो क्या होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। जैसे सन पड़ेगा, सन की सूरज का किरण उस पे पड़ेगा तो वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो हमको वो नहीं तोड़ना है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तभी ना हम तोड़ेंगे। इसीलिए उस प्रक्रिया को, वो रासायनिक अभिक्रिया को रोकने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अंधेरे रंग की बोतल में रखते हैं, ताकि अंधेरे रंग की बोतल में रखने से वो सूर्य की प्रकाश उसके अंदर ना जाए और वो टूटे ना, जैसा है वैसा ही रहे। जब हमको इस्तेमाल करना हो तब हम निकालें और उसको यूज करें, इसीलिए इसको अंधेरे रंग की बोतल में रखा जाता है। एक बार पढ़ लो, सिल्वर ब्रोमाइड को अंधेरे रंग की बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संवेदी पदार्थ है, मतलब प्रकाश के कांटेक्ट पे आने से ही काम करना शुरू कर देता है, बैठना नहीं है, उसको प्रकाश मिला बस काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। प्रकाश पड़ने पर सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाशीय अपघटन से टूटकर सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है, ठीक है। अंधेरे रंग की बोतलें प्रकाश को अंदर जाने से रोकती है, जिससे सिल्वर ब्रोमाइड का अनचाहा अपघटन नहीं होता और वह स्थिर अवस्था में सुरक्षित रहता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कि क्यों सिल्वर ब्रोमाइड को अंधेरे रंग की बोतल में रखा जाता है, क्योंकि उसका अनचाहा अपघटन ना हो, जब मुझे उसे तोड़ना ना हो तो वो अपने आप ना टूटे, जब हमको इस्तेमाल करना हो तभी वो टूटे, इसीलिए उसको अंधेरे रंग की बोतल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, तीसरा क्वेश्चन है जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी उसी से है। एक फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश पड़ने के बाद कुछ समय में काली छवि दिखाई देने लगती है, ये अभी आपको बताएं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा दिखाई देने लगती है, तो उस पर अब ये क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी फिल्म में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है, मतलब जो काली परत दिखाई देने लगती है, छवि काली दिखाई देने लगती है, तो वो उसमें ऐसा कौन सा यौगिक होता है, तो कौन सा होता है, फोटोग्राफी फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अब बोल रहा है कि प्रकाश पड़ने पर उस यौगिक में क्या परिवर्तन होता है। जब प्रकाश पड़ता है सिल्वर ब्रोमाइड में, तो अभी बताए कि क्या होता है, वो टूटना शुरू कर देता है, भैया उसको बैठना नहीं है, प्रकाश मिला उसका भोजन हो गया, एक तरह से जैसे समझो कि जैसे आप भोजन खाते हो तो पूरा एक्टिव हो जाते हो और काम करना शुरू कर देते हो, वैसे ही उसको प्रकाश मिला, उसका भोजन मिल गया, तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है कि काहे बैठे हम भी काम करेंगे। तो वो क्या होता है कि टूटने लगता है, टूट जाता है, सिल्वर में और ब्रोमीन में ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है बनने वाला ठोस पदार्थ कौन सा है, भाई अभी देख लो, बनने वाला ठोस पदार्थ एक सिल्वर धातु है। ठोस पदार्थ क्या बना,
सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटा तो दो चीज बना, सिल्वर और ब्रोमीन। तो ठोस पदार्थ क्या हुआ, सिल्वर हुआ, ब्रोमीन तो गैस है, ठीक है। तो आपका क्या बना, सिल्वर धातु जो ठोस पदार्थ बना, ठीक है। चौथा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, यह अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश के कांटेक्ट में आने से टूटना शुरू करता है। जैसे प्रकाश उसको मिला, उसका भोजन मिला, बस वो टूटना शुरू कर दिया, इसीलिए किस प्रकार की है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। पांचवा है, यह अभिक्रिया फोटोग्राफिक में कैसे उपयोगी है। अब ये पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया एक्चुअली फोटोग्राफी में कैसे उपयोगी होता है। अभी बताए कैसे उपयोगी है कि जब उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी में, तो क्या होता है कि जहां पे लाइट ज्यादा पड़ा तो वो टूटा तो वो अपना छाप छोड़ा, तो वही छाप आपको दिखता है फोटो में, ठीक है। अगर ज्यादा लाइट पड़ा तो ज्यादा डार्क आएगा, ठीक है, कम लाइट पड़ा तो थोड़ा फीका आएगा। तो यही इसका फोटोग्राफिक का कॉन्सेप्ट है जो सिल्वर ब्रोमाइड यूज करके पहले जमाने में करते थे, ठीक है। प्रकाश पड़ने पर बनने वाली सिल्वर धातु की काली परत फोटोग्राफिक फिल्म पर छवि बनाती है, यही इसका उपयोग है। इस फोटोग्राफिक में कैसे उपयोग है, तो यही इसका उपयोग है। होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। अब चले आज के क्लास में। अब आपका बुक में छोटा सा सेक्शन दिया है जिसमें ये सवाल पूछा था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपस में अभिक्रिया कराए तो उससे क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या परिणाम होता है, वो बताने के लिए। तो उसका ये है, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें क्या करते हैं कि हम बेरियम क्लोराइड, क्या क्या हमको सामग्री चाहिए, पहला तो बेरियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है, जो सफेद ठोस मजबूत क्षार है। दूसरा चाहिए अमोनियम क्लोराइड जो कि सफेद ठोस, ये भी क्रिस्टल टाइप का है लेकिन ये कमजोर अम्ल का लवण होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक इस तरह से बीकर ले ले, उसमें 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले ले और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले ले। मतलब रिएक्शंस, मतलब हम लोग को जो रासायनिक अभिक्रिया कराना है, जो एक्सपेरिमेंट कराना है, क्रियाकलाप कराना है, तो उसमें हमको ये एक बीकर चाहिए, उसमें आप 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले ले, उसके बाद उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाएं और आपको ये रॉड होता है ना, शीशे का रॉड होता है, उस रॉड से इसको मिलाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे, एक परख नली में इसको डालें, उसमें अमोनियम मिला दिए, कांच की छड़ से हल्के हाथों से आपको मिलाना है उसको। जब आप कांच की छड़ से हल्के हाथों से उसको मिलाएंगे और उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ देना है, तो आप फिर उसको आप टच करोगे ना, हाथ से छुओगे तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा। मतलब ये क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। पहले नॉर्मल जितना उसका पहले का टेम्परेचर था उससे वो काफी ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि पहले के तुलना में परख नली अब आपकी ठंडी हो जाएगी, यानी कि मिश्रण जो है वो शीतल हो जाएगा। शीतल मतलब कूलिंग सेंसेशन महसूस होगी, आपको शीतलता महसूस होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि ये दोनों जब रिएक्शन हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है ना कि ये दोनों आसपास के जितनी भी गर्मी है ना सबको सोख लेते हैं, ठीक है। पिछले वाला भी जो हम लोग रिएक्शन देखे थे वो भी एक्चुअली यही उसी मतलब वो भी हीट को एब्जॉर्ब करने वाला ही रिएक्शन था, वो भी आसपास की गर्मी को सोखने वाला ही रिएक्शन था। ये क्या करते हैं, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। इससे परख नली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, ठीक है। और ये क्यों, चूंकि आसपास की ऊर्जा को मतलब ऊष्मा को खींच लेते हैं, तो किस प्रकार का रिएक्शन हुआ, किस प्रकार का रिएक्शन हुआ, इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। क्योंकि ये ऊर्जा ली, इसने क्या की, आसपास की गर्मी को खींच लिया, आसपास की गर्मी को खींच लिया, इसीलिए इसको क्या बोले, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको क्या बोले, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लो, अभिक्रिया देख लो, समीकरण देख लो। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH जो ठोस फॉर्म में होता है, सफेद कलर का ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। और सोडियम, ये अमोनियम क्लोराइड, ये भी सफेद कलर का क्रिस्टल होता है ठोस फॉर्म में। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों कैसे अभिक्रिया करते हैं, आसपास की वातावरण में जितनी ऊष्मा है सबको सोख लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद जब आप इसको परख नली को टच करोगे, छुओगे, रॉड से मतलब मिलाने के बाद छुओगे, तो आपको ठंडा महसूस होगा। वो आसपास के सारे ऊर्जा को खींच करके वो पूरी तरह से रिएक्शंस मतलब आपस में अभिक्रिया करके ठंडा महसूस होगा। तो वो मतलब अभिक्रिया हुई। और किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, ये
ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई, इंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई, क्योंकि वो आसपास की गर्मी को सारा खींच लिया, ठीक है। और बना क्या, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्या बना, अमोनियम गैस। अमोनिया गैस आपको ऐसे भी पता चल जाएगी क्योंकि वो बहुत तीखी गंध वाली गैस होती है, जहरीली होती है और तीखी गंध वाली गैस होती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और जल बनेगा। जल क्या होता है, जल किस कलर का होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, तो आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। बेरियम क्लोराइड भी रंगहीन होता है, वो भी किसी कलर का नहीं होता, बस वो लिक्विड रंगहीन होता है, ठीक है। और अमोनियम गैस आपको पता चलेगा क्योंकि उसकी गंध बहुत तीखी होती है। ये किस प्रकार की है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी हम लोग पिछले जो देखे थे, ये वाली सिल्वर वाली, ये सब भी, ये जितनी भी रिएक्शंस है, अभिक्रिया है, ये सब भी किस तरह की है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्योंकि ये लोग टूटने के लिए क्या इस्तेमाल किए, हीट का इस्तेमाल किए, ऊष्मा का इस्तेमाल किए। सनलाइट एक तरह का ऊष्मा है, ठीक है, सूरज का प्रकाश एक तरह का ऊष्मा है, तो उसको ऊष्मा मिला तभी वो टूटे, तो ये भी एक तरह का ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही है। सिल्वर ब्रोमाइड हुआ, सिल्वर क्लोराइड हुआ, वो दोनों भी एक तरह का ऊष्माशोषी अभिक्रिया ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये किस तरह की हुई, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्रियाकलाप 1.9 में, जहां पे आप समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है। विस्थापित कैसे कोई भी एक शक्तिशाली धातु दूसरे कम शक्तिशाली धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देती है, ठीक है। इस क्रियाकलाप द्वारा यह समझना है कि अधिक शक्तिशाली धातु कम अभिक्रिया धातु को, ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है। इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस क्रियाकलाप में हम लोग ये समझेंगे। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, लोहे की कील चाहिए, 3 लोहे की कील चाहिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन चाहिए, और क्या चाहिए, परख नली चाहिए, इस तरह से रेगमार यानी कि जिसको सैंड पेपर बोलते हैं वो चाहिए, धागा यानी कि थ्रेड चाहिए। और अब इसको कैसे प्रक्रिया करेंगे, कैसे मतलब इसका प्रोसीड्यूर क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 गो टेस्ट ट्यूब ले लेना है, मतलब परख नली ले लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट बराबर मात्रा में 10 ml की मात्रा में डाल देना है, ठीक है। और सबसे पहले लोहे की जो कील है उसको रेगमार से रगड़ लेना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो उसमें जो भी जंग लगी हुई होगी, या फिर ऑक्सीजन से अगर कोई अभिक्रिया किया हुआ होगा तो वो परत हट जाएगी, जिससे आपका वो जो अभिक्रिया करने में आसानी होगी और इजीली आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए उसको पहले से मतलब कील को सैंड पेपर से आपको रगड़ लेना है, ठीक है। अब दोनों परख नली में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो दोनों में आपको 2 परख नली लेनी है और दोनों में आपको 10-10 ml क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देना है, ठीक है। अब जब आप ऐसा कर दिए, अब उसमें क्या करना है, कील को धागे से बांधकर तब डालना है। एक परख नली में जो आप कॉपर सल्फेट डाले उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसमें कील ना डालें। क्यों, क्योंकि आपको फिर कंपैरिजन करने में पता चलेगा कि जो फिर रिएक्शंस अभिक्रिया होने के बाद जो बदलाव हुआ वो देखने के लिए आपको मिलेगा। इसीलिए एक में ये परख नली मतलब वो लोहे की कील ना डालें और दूसरे में आप लोहे की कील धागे से बांधकर डालें। क्यों धागे से बांधकर, ताकि आप उसको निकाल सके आराम से और आपका वो जो ये लिक्विड है वो छलके ना और कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। इसीलिए उसको धागे से बांधकर आप उसको सॉल्यूशन में डालें, ठीक है। परख नली ए को नियंत्रित रूप से वैसा ही छोड़ दें, ठीक है। और एक साफ कील तुलना के लिए बाहर रखें। एक कील आपको बाहर रखनी है, एक कील बाहर रखनी है और एक डालनी है, ठीक। फिर उसके बाद लगभग 20 मिनट तक प्रतीक्षा करें। जब आप 20 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ दें, टच नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं छुए, आराम से बस उसको बैठ करके देखें, ऑब्जर्व करें। तो आप क्या देखेंगे, जिसमें आप कील नहीं डाले हैं, एक परख नली में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाले थे उसमें आप कोई कील नहीं डाले थे, तो उसमें रंग जो है ब्लू कलर ही रहेगा, उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। और जो दूसरा वाला है जिसमें आप दूसरा वाला में जो आप मतलब कील डाले थे, उसमें आप देखोगे कि उसका रंग जो है फीका पड़ गया और कभी कभी हल्का हरा कलर का इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा कि कील पे जो है
ये भूरे लाल कलर की परत जम गई, या तो इस पे जमी दिखेगी या फिर नीचे साइड में यहाँ पे जमी दिखेगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या हो गया, तब इसमें क्या हुआ, परख नली बी में नीले रंग का कॉपर सल्फेट विलयन हल्का पड़ जाता है, ठीक है, और लोहे की कीलों पर भूरे रंग की परत जम जाती है। यह परत तांबे की होती है, किसकी होती है, तांबे की होती है, कॉपर की होती है। अब रिएक्शन देख लो कि जब हम कील को, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया कराएंगे, जो कि ये कील जो है वो सॉलिड ठोस होती है और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होगी। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनाएगा जो एक्वस फॉर्म में होता है। इसी फेरस सल्फेट बनने की वजह से जो होता है, ये ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो खत्म हो जाता है, और ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट जो एकदम हल्का हरे कलर का होता है। ये जो बन गया, इसी की वजह से ये क्या दिखने लगा आपको, हल्का हरे कलर का दिखने लगा। और क्या बना, कॉपर धातु बना। कॉपर धातु किस कलर का होता है, भूरे कलर का होता है, लाल भूरे रंग का होता है, जिसकी वजह से आपको ये कील पे आपको ऐसे परत जमा हुआ दिखेगा कि वो लाल भूरे कलर का कील दिखने लगेगा, या फिर नीचे ऐसे उसका बुरादा आपको जमा हुआ दिखेगा। तो यही रीजन होता है। तो क्या हुआ इसमें कि कॉपर सल्फेट यानी कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर धकेल दिया और खुद उसमें जाकर के बैठ गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया, यानी कि उसको बेघर कर दिया। मतलब समझ लो कि दादागिरी किया कि भैया हमको ये पसंद है तो हम घुस जाएंगे, तुम कम कमजोर हो तो तुमको निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया वाला काम हुआ, यानी कि ये उसको भगा दिया, उसके ही घर से, उसके ही मतलब एक धातु उसके ही यौगिक से उस दूसरे धातु को अपने ही यौगिक से भगा दिया, बाहर निकाल दिया, यानी कि विस्थापन कर दिया। यानी कि कॉपर कम कमजोर था और आयरन थोड़ा ज्यादा मतलब मजबूत था, तो आयरन क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, लोहा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्यों होता है, क्या होता है, लोहा जो होता है तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए लोहा क्या कर पाया, कॉपर सल्फेट को कॉपर के अपने ही यौगिक से बाहर निकाल पाया, बाहर धकेल दिया और अपने अंदर जाकर बैठ गया। इसीलिए लोहा कॉपर सल्फेट विलयन के तांबे को विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापित कर दिया। विलयन का नीला रंग फेरस सल्फेट बनने के कारण हल्का हो जाता है, क्योंकि ये जो अब विस्थापित हो गया तो क्या बना, फेरस सल्फेट बना। तो फेरस सल्फेट बनने की वजह से उसका कलर कैसा हो गया, हल्का हरा हो गया। ठीक है, तो वो ब्लू कलर बदल गया, किसमें, हल्का हरा कलर में बदल गया। कील पर जमा भूरे रंग की परत तांबे की होती है। ये जो कील पे जमा हुआ भूरा रंग का कलर है वो किस चीज की होती है, तांबे की होती है। ये यहाँ पे जमेगी या फिर नीचे आएगी। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पे एक मतलब शक्तिशाली धातु दूसरे कम शक्तिशाली धातु को उसके ही यौगिक से बाहर निकाल दे, उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया। और ऐसा क्यों कर पाता है, ये एक्चुअली वो अभिक्रिया का रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ऐसा होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे मतलब धातुओं को वैसे रखा गया है, मतलब घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी उसको बोलते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी जो होती है उसमें आपके जो धातु का जो लिस्ट बना हुआ है, वो जो क्रम बना हुआ है वो घटते क्रम में बना हुआ है। जो सबसे अधिक शक्तिशाली धातु होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद उसके नीचे, इस तरह से जो सबसे कमजोर है वो सबसे नीचे रहता है। उसका सीरीज का कुछ ऐसा है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से है, जिंक, आयरन, लेड, इस तरह से सीरीज है। तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब वो डिसाइड होता है कि कौन सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली धातु है और कौन कमजोर धातु है, मतलब कौन कम अभिक्रिया करता है, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है। ठीक है, अब समझ में आया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी भी कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से हटा देता है, यानी कि दादागिरी करता है, एक तरह से समझ लो। यानी कि क्रियाशीलता का क्रम यहाँ निर्णायक होता है। वही क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका तय होता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन कम शक्तिशाली है, जिसमें उसका पूरा आपका क्रमबद्ध धातुओं का लिस्ट दिया रहता है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो सबसे ऊपर होगा, जैसे कि पोटासियम। ठीक है,
और जो लो जितना कम होगा वो नीचे नीचे होगा, मतलब घटते हुए क्रम में उसका लिस्ट बना हुआ है। तो इसको जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य रूप से समझे तो एक ए है, एक धातु मान लो, और BC एक मतलब यौगिक मान लो, ठीक है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो क्या किया, एक ए जो है अधिक शक्तिशाली था, तो ए क्या किया, सी को उसके ही धातु से हटा दिया, सॉरी बी को उसके ही धातु से हटा दिया, मतलब उसके ही यौगिक से हटा दिया, और क्या बन गया, AC बन गया, और बी बेचारा बाहर निकल गया। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि ए जो है अधिक शक्तिशाली है और बी बेचारा कम शक्तिशाली है। तो ए क्या किया, बी को उसके ही यौगिक से निकाल दिया, धकेल दिया, मतलब उसको बेघर कर दिया, एक तरह से समझ लो। यानी कि ए अधिक क्रियाशील तत्व हुई, BC कम क्रियाशील तत्व का यौगिक है, AC नया यौगिक बना, और B जो है वह तत्व जो विस्थापित हो गया। सरल शब्दों में समझे तो ताकतवर तत्व कमजोर तत्व को उसके ही यौगिक से धकेल के बाहर निकाल दिया, यानी कि सरल शब्दों में ये गुंडागर्दी वाला रोल प्ले किया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चले, एक और देख लेते हैं। जिंक द्वारा कॉपर का विस्थापन, सेम उसी रिएक्टिविटी सीरीज पे, मतलब उसी क्रियाशीलता श्रेणी पे डिपेंड करता है उस कौन किसको विस्थापित करेगा, जो हम अभी प्रीवियस बताए आपको। ये पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे अल्मुनियम आएगा, एक अल्मुनियम, जिंक, आयरन, आयरन का Fe होता है, सॉरी आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ऐसा वो क्रियाशीलता श्रेणी है जिसके आधार पे डिफाइन होता है, बताया जाता है, पता चलता है कि कौन सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। जो सबसे अधिक होगी वो सबसे ऊपर होगा, और जैसे जैसे उसका क्रियाशीलता घटेगी वो नीचे होगा। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं कि कॉपर यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को कैसे धकेलता है। तो क्यों ऐसा कर पाया, जिंक क्या हुआ, जिंक Zn जो सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और क्या जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और क्या निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिंक जो है अधिक ताकतवर है कॉपर से, इसीलिए जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट में कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाल पाया, मतलब उसको अपने ही यौगिक से बाहर निकाल पाया। ठीक है, अब देखो जिंक कहाँ पे है, आप ये रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो। ठीक है, जिंक पहले है, कॉपर बाद में है, यानी कि जिंक ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिंक और कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील कौन हुआ, जिंक हुआ। इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट से विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, आराम से उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, जो एक रंगहीन सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में, और कॉपर मुक्त होकर ठोस रूप में निकल जाता है। ये आपको जो कॉपर देखने को मिल रहा है, कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश, मतलब लाल भूरे कलर का होता है। तो आपको उसके ऊपर आपको कॉपर दिखेगा जमा हुआ, या फिर यहाँ पे जमा हुआ दिखेगा। यह क्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित प्रक्रिया है, जो अभी क्रियाशीलता श्रेणी का आपको दिखाए इधर, इसी पे आधारित प्रक्रिया है। जो सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली होगा वो अपने से कम शक्तिशाली को उसके ही यौगिक, अपने से कम शक्तिशाली धातु को उसके ही यौगिक से बाहर निकाल देगा, धकेल देगा। ठीक है, चले ठीक है। अच्छा, इसका अवलोकन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, यानी कि इसका विलयन का रंग क्या होता है, नीला से धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लाल भूरा कॉपर जिंक की सतह पर जम जाता है। ठीक है, लाल भूरा कलर का कॉपर जो होता है वो जिंक की सतह पर जम जाएगा या फिर उसके ऊपर लग जाएगा, पात्र के तल में एकत्र हो जाता है। ठीक है, यह क्यों होता है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। जिंक क्या होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप कॉपर आयंस धात्विक कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलें और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एक विस्थापन अभिक्रिया का एक और एग्जांपल, लेड कॉपर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे लेड है
कॉपर क्लोरीन है, कॉपर क्लोरीन हरे कलर का होता है, हल्का हरा कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और लेड है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड जो कि रंगहीन होगा एक्वस, और कॉपर जो कि लाल भूरे कलर का ठोस पदार्थ होगा, ठीक है। तब जब यहाँ पे क्या हुआ, लेड और कॉपर की तुलना में कौन हुआ, लेड ज्यादा अधिक क्रियाशील हुआ, इसीलिए लेड क्या किया, कॉपर को उसके ही सॉल्यूशन से निकाल दिया। जो अभी हम लोग क्रियाशील श्रेणी में देखे कि लेड जो है कॉपर सबसे नीचे था, ठीक है, लेड उसके ऊपर है, तो लेड ज्यादा मतलब लेड को हिंदी में सीसा बोलते हैं, सीसा ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा अधिक पावरफुल है, इसीलिए वो क्या किया, कॉपर को उसके ही यौगिक से निकाल दिया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड बना और कॉपर बना। लेड क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता है जो रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, और कॉपर जो लाल भूरे कलर का होता है, जो आपको यहाँ पे जमा हुआ दिखेगा या इसके ऊपर दिखेगा, ठीक है। सीसा ये कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है, कॉपर मुक्त होकर ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। मुख्य कारण क्रियाशीलता श्रेणी में सीसा कॉपर से ऊपर है, ठीक है। क्रियाशीलता श्रेणी में क्या है, ये लेड जो है कॉपर से ऊपर है, इसीलिए ऐसा कर पाया, ठीक है, क्लियर है। इसका विजुअल मतलब दृश्य परीक्षण क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड विलयन का नील हरित रंग फीका पड़ जाता है, मतलब जो कॉपर उसका नील हरित रंग मतलब वो हल्का नीले हरा कलर का होता है, कॉपर क्लोराइड जो होता है वो हल्का नीले हरा कलर का होता है, वो फीका पड़ जाता है। लाल भूरे रंग का कॉपर धातु परत या अवक्षेपण के रूप में दिखाई देने लगता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जो अभी शुरू से पढ़ रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया। 3 एग्जांपल हम लोग देख लिए, एक जिंक वाला, एक लेड वाला, एक वो सबसे ऊपर वाला जो था, ठीक है। सीसा यानी कि साथ ही यह रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। इसमें दोनों चीज हो रहा है इस रिएक्शंस में, सॉरी कहाँ गया है, ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है साथ में। मतलब ऑक्सीडेशन, ये चीज आप थोड़ा देर पेशेंस रखो, आगे क्लास में पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, उसको ऑक्सीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन हिंदी में अपचयन बोलते हैं। इसको आप डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अभी बस इतना ही जान लो कि ये जो रिएक्शन हुआ ये रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन हुआ, इसमें दोनों चीज हुए, मतलब ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ, दोनों चीज हुआ, ये इसीलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही था, और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए ये क्वेश्चंस है जो आप अपने से बनाने की कोशिश करना। आप जब अपने से अटेम्प्ट लोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी, समझ आएगी, और आप क्लास के बाद भी थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे तो आपको ये एग्जाम तक याद रहेगा। थोड़ा अपने से मेहनत करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो आपको अपने से भी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक छात्र ने नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में एक लोहे की कील डाल दी, जस्ट अभी बताए हैं, कुछ समय बाद घोल का रंग बदल गया, ठीक है। क्वेश्चन है, घोल का रंग क्यों बदल गया, भैया रीजन बताना है। बनने वाला नया पदार्थ कौन सा है, वो भी बताना है, बड़ा आसान है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभी इतने देर से रट रहे हैं कि किस प्रकार की है। विस्थापन किस तत्व द्वारा हुआ, यानी कि जो विस्थापन हुआ वो किस तत्व द्वारा हुआ, ये आपको आंसर इसका करना है। आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना, ईमानदारी से क्वेश्चन क्लास के बाद बनाने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी क्लास पॉज करके फिर से प्रीवियस मतलब करके देख लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यह किस द्विविस्थापन, अच्छा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन नहीं, गलत हो गया, ये द्विविस्थापन बोला, डबल मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये अगले क्लास के बेस पे ये क्वेश्चन है, उसको भी आप करना, ताकि आप पहले से ही जो अगले क्लास में पढ़ाने वाले हैं तो आप उसको पहले से ही पढ़ के आओ, ताकि आपको आसानी से चीजें क्लियर हो और आप क्वेश्चन भी पूछ सको क्लास के दौरान, ठीक है। यदि किसी द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई अवक्षेप गैस या पानी ना बने
तो क्या वह अभिक्रिया आगे बढ़ पाएगी, और अगर बढ़ पाएगी तो क्यों, आपको क्यों के साथ बताना है। तो आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।